तो पिछली वीडियो में आपने अध्ययन किया था धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया कर आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। आज हम पढ़ेंगे खनिज अयस्क निष्कर्षण चार्ट जो सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आता है। सक्रियता श्रेणी के जो अंतर्गत जो धातु आती हैं उनका हम निष्कर्षण चार्ट बनाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में आने वाली जो धातु होती हैं, सबसे ऊपर जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं उनका निष्कर्षण, मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण और सबसे नीचे जो अक्रियाशील हैं या बहुत कम क्रियाशील धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। और मध्य में आने वाली धातुओं के अंतर्गत एक प्रक्रम आता है थर्मिट प्रक्रम, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं खनिज। देखो दोस्तों, खनिज क्या है? खनिज जो पृथ्वी की सतह होती है, जिसको पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो तत्व विद्यमान होते हैं वो किसी न किसी मिश्रण के रूप में विद्यमान होते हैं। मिश्रण के रूप में विद्यमान होते हैं वो किसी न किसी अन्य यौगिक से क्रिया करके इस पृथ्वी की सतह पर स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खनिज। तो खनिज की परिभाषा आसान है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर उपस्थित तत्व खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पर अयस्क की। तो अयस्क क्या है? देखो एक लाइन लिखूंगा मैं, उसमें आसानी से अयस्क क्लियर हो जाएगा कि अयस्क क्या होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर शब्द क्या है? खनिज। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका मतलब खनिज का ही भाग है क्या? अयस्क। देखो दोस्तों, मान लेते हैं एक खेत है या एक कोई भी क्षेत्र है पृथ्वी का, उसके इस कॉर्नर से मैंने मिट्टी उठाई और लैब में ले गया। लैब में ले जाकर के मैंने चेक कराया, तो चेक करने वाले ने कहा कि भाई ये खनिज उपयोगी नहीं है, ये खनिज उपयोगी नहीं है। मैंने फिर दूसरे कॉर्नर से इस खनिज यहाँ से मिट्टी उठाई और फिर चेक कराया। चेक कराने के उपरांत मुझे लेबोरेटरी जो बॉय है उसने चेक करके बताया कि भाई ये अयस्क उपयोगी है। अब उसने यहाँ पर खनिज नाम नहीं लिया, क्या लिया? अयस्क। तो देखो क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से जो मैं मिट्टी ले गया था, जिस खनिज की मैं मिट्टी ले गया था, उसमें धातु की मात्रा कम थी। किसकी मात्रा? धातु की मात्रा कम थी। लेकिन यहाँ से जो मिट्टी ले गया था मैं, उस खनिज में धातु की मात्रा अधिक है। अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अयस्क कौन सा है और खनिज कौन सा है। देखो खनिज तो सभी होते हैं, लेकिन अयस्क वही होता है जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। खनिज तो सभी होते हैं, लेकिन अयस्क वही होता है जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। तो अयस्क को हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे खनिज, अयस्क को परिभाषित करने का अयस्क
अयस्क को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं यहां पर, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क। जो मैंने अभी ये जो लाइन लिखी हुई थी उसमें ये लिखा था कि भाई सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका मतलब जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज के हिस्सा है, लेकिन अयस्क तब बनता है जब उसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो। अगर धातु की मात्रा कम है तो वो अयस्क नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खनिज ही कहलाएगा। तो दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम निष्कर्षण चार्ट की। जो सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जितने भी धातु आती हैं उनका निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली धातु देखो कौन कौन सी है। अपन जर्नल साइंस के हिसाब से उन धातुओं के नाम लिखेंगे। ऐसे तो बहुत सारी धातु हैं, देखो कौन कौन सी हैं। मैं लिखता हूं यहां पर, ये सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली धातु, कुछ धातु हैं। ये तो और भी धातु हैं जो सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो मोस्टली जो धातु हैं वो ये हैं। ये सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जो धातु हैं, इनमें से ये धातु जैसे मान लेते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु। इन सर्वाधिक क्रियाशील धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है वो विद्युत अपघट्य विधि से किया जाता है। विद्युत अपघटन किया जाता है जिसमें एक एनोड और कैथोड लगाया जाता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो आने वाली धातु होती हैं, जो कम क्रियाशील धातु होती हैं, उनका जो निष्कर्षण किया जाता है, कम क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील तो होती हैं लेकिन कम क्रियाशील होती हैं ये ऊपर आने वाली धातुओं से। इनका निष्कर्षण जो किया जाता है वो किया जाता है निस्तापन या भर्जन करके। देखो अगर मेरे पास कार्बोनेट अयस्क है, अयस्क कई प्रकार के होते हैं, कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन करेंगे, और अगर मेरे पास सल्फाइड अयस्क है तो मैं उसका क्या करूंगा? भर्जन करूंगा। और जब इन दोनों का निस्तापन भर्जन हो जाता है तो मेरे पास आ जाता है इनके ऑक्साइड, और इन ऑक्साइडों का मैं कर दूंगा अपचयन। कार्बन से अपचयन कर दो, या जो अधिक क्रियाशील धातु हैं उनसे आप आसानी से इनका अपचयन कर सकते हैं। जो कम क्रियाशील धातु होती हैं ये न्यून बोल सकते हैं, न्यून क्रियाशील धातु। न्यून क्रियाशील धातु जो होती हैं इनका निष्कर्षण सिर्फ भर्जन से किया जा सकता है। भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन धातु के ऑक्साइडों को, ये ज्यादातर जो ये धातु होती हैं वो इनके सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं, इनके सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं, और उनका भर्जन किया जाता है। वायु की उपस्थिति में इनको गर्म करते हैं और फिर और ज्यादा गर्म करते हैं तो हमें धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। और जो नीचे आने जो वाली जो धातु हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये क्रियाशील धातु नहीं है। अगर है भी तो बहुत कम क्रियाशील धातु होती हैं, इनका निष्कर्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर ये शुद्ध रूप में या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती हैं। अगर ये क्रियाशील धातु होती तो इनके आभूषण हम उपयोग में नहीं लेते। इनके आभूषण हम इसमें इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु हैं, और ये किसी अन्य से क्रिया नहीं कर पाती, इसलिए इनका संचारण नहीं होता और इनके आभूषण सुरक्षित रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो धातु हैं उनका चार्ट कैसे बनाएं।
देखो सांद्रण किया जाता है, जो खनिज अयस्क जो होते हैं इनका सांद्रण किया जाता है सबसे पहले। और सांद्रण में आपको मैं 3 स्तर बता देता हूं। ये सक्रियता श्रेणी की ऊपर वाली धातुएं जो अधिक क्रियाशील है, जो क्या है अधिक क्रियाशील है, ये सक्रियता श्रेणी में के मध्य में आने हुए, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु, और ये जो लास्ट में सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु। देखो दोस्तों, सक्रियता श्रेणी के ऊपर आने वाली धातु जो होती है वो अधिक क्रियाशील होती हैं। इनका निष्कर्षण जो किया जाता है, मैंने अभी बताया था, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। फिर निस्यंदन किया जाता है या निष्कर्षण, आसानी से इनको शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया जाता है कैथोड और एनोड के ऊपर। ये जो हैं इनके जो अयस्क पाए जाएंगे वो 2 अवस्था में पाए जाएंगे। एक तो कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे, और एक सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क पाए जाएंगे। तो कार्बोनेट जो अयस्क हैं इनका निस्तापन किया जाता है। इन निस्तापन और वर्जन की परिभाषा मैं आगे बता दूंगा। और इनका किया जाता है वर्जन। निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके निस्तापन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की जो विधि है वो वर्जन कहलाती है। जब इनके मेरे पास ऑक्साइड आ जाएं, इसके भी ऑक्साइड आ जाएंगे और इसके भी ऑक्साइड आ जाएंगे, इन दोनों ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। किसी से कार्बन से अपचयन कर दो, ऑक्साइडों का कार्बन से अपचयन करेंगे तो हमें शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली जो धातु होती हैं, उनके जो अयस्क होंगे वो सल्फाइड अयस्क होंगे। सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर सल्फाइड है, सिनवार है, इनका क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है और शुद्ध रूप में धातु को आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी के मध्य जो अंतर्गत आने वाली जो धातु होती हैं उनका हम धातु निष्कर्षण करते हैं। तो अब हम एक एक करते हैं। पहले उधर से चलते हैं कि सल्फाइड अयस्क जो है सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली जो धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे करें। उनका निष्कर्षण कैसे करें, बहुत आसान है। यहां लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। सक्रियता श्रेणी के नीचे नीचे आने वाली जो धातु हैं, जैसे हम 2 अयस्क लेंगे, एक तो लेंगे सिनावार, सिनावार HgS, ये पारे का अयस्क है, और एक लेंगे हम कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड ये भी सल्फाइड अयस्क है, Cu2S। ये 2 अयस्क है, इनका निष्कर्षण करें। तो मैंने अभी सारणी में बताया था कि सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली जो धातु होती है बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। इनको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं।
वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसे इसकी बात करें सिनेबार की, HgS को जैसे ही हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो यहाँ पर HgO प्लस SO2 गैस बनी, यहाँ पर पारे का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसके बाद में हमने इसे और गर्म किया, और गर्म करने के बाद में जो मुझे धातु प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई, पारा निष्कर्षित हो गई। ऐसे ही अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर को भी वायु की उपस्थिति में, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, भर्जन कर रहा हूं, इनका भर्जन कर रहा हूं। कॉपर सल्फाइड जो है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करो, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2, फिर इसके बाद में Cu2S प्लस Cu2O, फिर गर्म करो इनको, ज़्यादा गर्म करेंगे, तापन तापन तापन। जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो यहाँ पर कॉपर शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो यहाँ पर हमें कौन सी धातु प्राप्त हो गई, कॉपर धातु प्राप्त हो गई। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु होती हैं ये दोनों, कॉपर है, पारा है, कहीं है प्लेटिनम है, सोना चांदी, ये सभी सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु होती हैं। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट लेते हैं इसका, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली जो धातु होती है, या तो उनके क्या पाए जाएंगे, सल्फाइड पाए जाएंगे, सल्फाइड अयस्क पाए जाएंगे, या फिर क्या पाए जाएंगे, कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे। दो अयस्क पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड अयस्क पाए जाएंगे या कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे। अगर मेरे पास सल्फाइड अयस्क है तो उसका क्या करूंगा, मैं भर्जन करूंगा। अगर मेरे पास कार्बोनेट अयस्क है तो उसका क्या करूंगा, मैं निस्तापन करूंगा। जैसे ही मैंने इसको, देखो भर्जन क्या है, सबसे बड़ी बात ये दोनों समझ में आने चाहिए कि भर्जन और निस्तापन बार बार आ रहे हैं, ये है क्या। यदि अयस्क को, कौन से अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो इस प्रक्रम को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, भर्जन। तो निस्तापन क्या हुआ, निस्तापन क्या है, कई बार परिभाषा खूब पूछता है इनकी। निस्तापन, यदि यहां पर कौन सा अयस्क था, सल्फाइड अयस्क। अब यहां पर क्या आएगा, यहां यदि कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की यहां पर उपस्थिति थी, लेकिन अब यहां पर क्या है, अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें तो इस प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। दोनों में नॉर्मल सा अंतर है, दो शब्द का अंतर है। यहां पर क्या था, सल्फाइड अयस्क, यहां पर क्या है, कार्बोनेट अयस्क। यहां पर किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, जबकि यहां पर वायु की अनुपस्थिति में हम किसको गर्म कर रहे हैं, कार्बोनेट अयस्कों को गर्म कर रहे हैं। तो उस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, निस्तापन। और वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने के प्रक्रम को क्या कहेंगे हम, भर्जन। तो देखो, जैसे मैंने सल्फाइड अयस्क को, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट है जिसको ZnS बोलते हैं, इसका निष्कर्षण करें। ये सल्फाइड अयस्क है,
सल्फाइड एस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ZNO बनेगा प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, हमें ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अगर मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ये है, तो मैं इसे जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में, अब ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, यहां पे ऑक्सीजन लगाई लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ गर्म, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो ZNO प्लस CO2। इसका मतलब यह हुआ यहां पर सल्फाइड एस्को का वर्जन किया मैंने तो मुझे जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यहां पर मैंने कार्बोनेट एस का निस्तापन किया तब भी मुझे क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। दोनों ही विधियों से मुझे जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा तो जिंक ऑक्साइड का हम करेंगे अपचयन। किससे करेंगे अपचयन, कार्बन से अपचयन करेंगे। जिंक ऑक्साइड का अपचयन करेंगे किससे, कार्बन से, कार्बन से इसका अपचयन करेंगे तो क्या आएगा, ZnO प्लस C, ये हो गया Zn प्लस CO। आपको याद होगा ये जो अपक्रिया है ये कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया। इसका मतलब ये हुआ जिंक ऑक्साइड का यहां पर अपचयन हो गया और कौन सी धातु प्राप्त हो गई, जिंक धातु प्राप्त हो गई। देखो कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं यदि उनकी क्रिया अधिक क्रियाशील धातुओं से करा दें, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं यदि उनकी क्रिया अधिक क्रियाशील धातुओं से करा दें, कुछ धातु ऑक्साइडों की क्रिया यदि अधिक क्रियाशील धातुओं से कराने पर, अधिक क्रियाशील धातुओं से कराने पर धातु जो प्राप्त होगी, धातु गलित अवस्था में प्राप्त होगी, गलित अवस्था में प्राप्त होगी, गलित अवस्था में प्राप्त होगी, जिसे पटरियों पर वेल्डिंग करने के काम में लिया जाता है। इसी प्रक्रम को थोड़ी बात पहले बताया था थर्मिट प्रक्रम, तो इसी प्रक्रम को कहेंगे हम थर्मिट प्रक्रम। थर्मिट प्रक्रम, जैसे मेरे पास दो उदाहरण है इसके। अगर मैं मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की क्रिया अगर एल्युमिनियम से करा दूं, मैग्नीज ऑक्साइड है ये मध्यम वर्गीय या सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु है और इसका ऑक्साइड है और ये अधिक क्रियाशील धातु है। तो जैसे ही मैं इसकी क्रिया इससे कराऊंगा तो यहां पर मैग्नीज जो धातु है, Mn जो धातु है वो प्राप्त हो जाएगी और यहां पर Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो धातु है ना, इस पूरी अभिक्रिया के अंतर्गत जो ऊर्जा निकलेगी वो अत्यधिक होगी। देखो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया में ये जो ऊर्जा निकल रही है, इस ऊर्जा से ये जो मैग्नीज धातु है वो गलित हो जाएगी या गल जाएगी। एक उदाहरण और है, जैसे मेरे पास फेरस ऑक्साइड है Fe2O3, फेरस एक कम क्रियाशील धातु है, इसकी अगर मैंने एल्युमिनियम से क्रिया कराई तो ये वही कहानी बनेगी। इसमें भी बहुत अत्यधिक ऊर्जा निकलेगी और जो Fe है वो गलित अवस्था में प्राप्त होगी। यहां पर जो Fe प्राप्त हुआ प्लस में एल्यूमिना जो प्राप्त हुआ, ये Fe ये गलित अवस्था में प्राप्त हुआ और इस गलित अवस्था में प्राप्त होने के लिए ही हम इनका उपयोग रेल की पटरी है या अन्य कोई खिड़की दरवाजे हैं उन पर वेल्डिंग करने का काम में आसानी से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रम है वो है थर्मिट प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है ये? थर्मिट प्रक्रम। अब लास्ट इसमें और रह गया एक टॉपिक,
सक्रियता श्रेणी के ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें? सक्रियता श्रेणी के ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें? देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि सक्रियता श्रेणी के ऊपर आने वाली जो धातु होती है ना, वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण जो इनका जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघट्ट विधि से होता है। और इनके जो अयस्क पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, वो लवण के रूप में पाए जाते हैं। समुद्री जल में इनके अयस्क पाए जाते हैं, लवण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु को निकालना, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम धातु का अलग करना, इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में से कैल्शियम धातु को अलग करना। ये जितनी भी धातु होती हैं इनके लवण पाए जाएंगे। ये अयस्क जो होंगे लवणीय अयस्क होंगे और इनका जो निष्कर्षण किया जाता है वो विद्युत अपघट्ट विधि से करते हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड का निष्कर्षण करना है, तो एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में सोडियम क्लोराइड का घोल भर देते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं नमक होता है, इसमें से मुझे सोडियम धातु का निष्कर्षण करना है। तो मैं इस पात्र में एक एनोड और एक कैथोड लगाऊंगा। ये तो है कैथोड और ये है एनोड। कैथोड धनावेश, एनोड ऋणावेश। इनको मैं एक विद्युत परिपथ से जैसे ही जोड़ूंगा, विद्युत परिपथ से जैसे ही इसमें मैं जोड़ूंगा, तो यहां पर जो NaCl है इसका विद्युत अपघटन होगा। ये बन जाएगा Na++Cl माइनस, Na++Cl माइनस बन जाएगा। यहां पर जो धनावेशित जो धातु है वो कैथोड जो है उस पर निक्षेपित हो जाएगी, कैथोड पर, और जो क्लोरीन है वो गैस के रूप में एनोड पर निक्षेपित हो जाएगी, क्लोरीन Cl माइनस, और Cl2 के रूप में ये बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने जो धातु का निष्कर्षण किया वो किस धातु का किया? सोडियम धातु का। ऐसे ही आप यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन ले लो तो मैग्नीशियम धातु निक्षेपित हो जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड का विलयन ले लो, कैल्शियम धातु निष्कर्षित हो जाएगी। तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी धातु होती हैं उनका निष्कर्षण इस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।